चलिए सबसे पहले हम लोग इस वीडियो में चेक करेंगे जो मैंने पिछला वीडियो बनाया था। तो उसमें जो मैं बताना चाह रहा था भारत और यूएस का जो मैंने कंपैरिजन किया है परचेजिंग पावर पे कंपैरिजन बहुत ज़रूरी है। मैंने उस वीडियो में आपको बताया था। इसमें हम लोग देखते हैं कि उसमें एक्चुअली मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ टू आइसलैंड कॉन्सेप्ट है वो। टू आइसलैंड कॉन्सेप्ट इकोनॉमिक्स में होता है। दो अलग अलग आइसलैंड पे एक पे आपको खड़ा कर दिया जाए, उसमें बहुत सारा सोना भी रखा है, ठीक है, और दूसरे पे दुनिया भर के रिसोर्सेज गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल है। तो आप किस पे जाना पसंद करेंगे? तो ऑब्वियस सी बात होती है कि इंसान को जहाँ उसकी ज़रूरत की सारी चीज़ें आसानी से मिल जाए वो वहाँ जाना पसंद करेगा। तो उस केस में मैंने ये दिखाना चाहा था कि वो उस कॉन्सेप्ट को भी रिफ्लेक्ट करता है। जैसे इंडिया में अगर चीज़ें बहुत सस्ती आप कर देते हैं तो ये वो आइसलैंड हो जाएगा जहाँ पे चीज़ें बहुत सहूलियत बहुत आराम से उपलब्ध है। सबसे खुशी की बात है अभी मोदी जी अच्छे से जीत गए। कोई भी पार्टी आए थोड़ा प्रॉपर लिया है तो मोदी जी का 240 सीट बहुत अच्छा है और ये जीत गए हैं, जबकि अपोजिशन ने खटाखट योजनाओं का वो किया था, 8,500 बांटने की बात की थी और इन्होंने 5.5 लाख करोड़ का जो फूड फर्टिलाइजर सब्सिडी था उसको कम करके 3.5 लाख करोड़ कर दिया था। उसके बावजूद जीत गया, मतलब लोकप्रियता बहुत ज़्यादा है और ये भारत के लिए बहुत खुशी की बात है। ऐसे कंडीशन में ही हम कोई स्ट्रॉन्ग स्टेप्स ले सकते हैं। तो आप इवन कांग्रेस के स्टेप्स, अब मोदी जी की एक जो बहुत बड़ी उपलब्धि आप देखो, इंडिया का जो 10 ईयर बॉन्ड यील्ड है वो 6.9% के आसपास चल रहा है और उसी टाइम यूएस का 10 ईयर बॉन्ड यील्ड 4.5 चल रहा है। तो पहले के सिनारियो में आप चेक करो इस सरकार को लोन लेना कितना आसान हो गया है रिलेटिव टू अदर्स। तो बहुत ही अच्छा काम किया है और एक मौका और उनको लोगों ने दिया। कांग्रेस की पार्टी अभी फ्रीबीज बांट बांट करके ऊपर बढ़ने की कोशिश कर रही है क्योंकि बहुत प्रॉब्लम में है उसका। तो उसके जहाँ पे स्टेट्स में भी सरकार है वहाँ पे उसका मतलब नॉर्मली इन लोग को रेवेन्यू डेफिसिट के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मना करती है, लेकिन ये लोग बहुत तगड़ा रेवेन्यू डेफिसिट कर रहे हैं, कुछ ना कुछ बांटने की बात कर रहे हैं, केपेक्स पे ज़्यादा पैसा नहीं लगा रहे हैं। तो ठीक हुआ एनी हाउ, 200 के नीचे सीट आती तो इंडिया थोड़ी फंसती, फिर फॉरेनर्स का थोड़ा यहाँ पे ना इंटरफेरेंस बढ़ता। तीसरा पॉइंट देखिए, हम लोग को सबसे ज़्यादा जो है ना अपना जो फिस्कल मल्टीप्लायर जब बजट पेश किया अभी फिर से, तो 3 जो सबसे इम्पोर्टेंट आपके जो फिस्कल मल्टीप्लायर है, केपेक्स होता है। अगर केपेक्स अच्छे से किया जाए तो 1 रुपये का 3 रुपया हो जाता है अगर अच्छे से उसको इन्वेस्ट किया जाए तो, मतलब डिले ना करके। तो केपेक्स होता है आपका एक बहुत बढ़िया फिस्कल मल्टीप्लायर। एक होता है हाउसिंग, घर बना रहे हैं जो हाउसिंग योजना, और एक होता है आपका आयुष्मान भारत, जो कोई इमरजेंसी में है तो गरीब आदमी है तो वो पूरा फंस ही जाएगा, तो उसको वहाँ से अगर आप निकाल लिए तो वो प्रोडक्टिविटी उसकी इम्प्रूव हो जाती है। तो हम लोग को कोशिश करना है हर चीज़ से ना अपना प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव करें। केपेक्स से क्या हो रहा है, प्रोडक्टिविटी भी इम्प्रूव हो रही है और रोड रेल्स भी बन जा रहा है। लोगों का कोई भी काम है, कोई बिजनेस है तो उसका प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव हो रही है। जैसे मान लो एक आदमी को पहले एक रोड से घूम घाम के 4 घंटे में पहुंचता था, अभी एक्सप्रेस वे बन गया 2 ही घंटे में पहुंच जा रहा है। तो सबकी सिस्टम में लोगों की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करने वाली 3 ये जो मल्टीप्लायर हैं ये मैंने आपको बताया। तो अब भारत सरकार जो है, अगर आप केन्जियन इकोनॉमिक्स देखें तो सरकार केपेक्स करती है तो केन्जियन का ही पार्ट हो जाता है वो। केन्जियन की भारत सरकार ही सारा शक्ति लेके सब यूटिलाइज़ करे। बट अब ये गवर्नमेंट पहले जैसी गवर्नमेंट नहीं रह गई है। बहुत सारे जो यहाँ जो इंडिया जो डिजिटल हुआ है वो सोवरेन डिजिटल है, मतलब सरकार की तरफ से एक पुश है जिसके कारण वो डिजिटल हुआ है। और ये नहीं है कि भारत सरकार डायरेक्ट किसी बिजनेस में इंटरफेयर कर रही है, उससे जो सिस्टम है वो सस्टेनेबल नहीं रहता। बट अभी जो ये गवर्नमेंट का जो सिस्टम बना हुआ है बहुत ही अच्छा है कंपेयर टू जो आपका कैपिटलिस्ट मॉडल भी होता है उससे भी अच्छा है। तो इसमें आप देखिए अभी कोविड के टाइम पे भी सीधा गरीबों को टारगेट करके उनके अकाउंट में पैसा डाल दिया, बहुत बड़ा सक्सेस है वो। अब देखिए जीडीपी ग्रोथ परचेजिंग पावर पैरिटी पे जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट नंबर है इकोनॉमिक्स में। ये मैं इंट्रोडक्शंस ही दे रहा हूँ आपको, पिछले वीडियो में भी आपने देखा, मैं उसमें बताना चाहता परचेजिंग पावर पैरिटी ही बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो जीडीपी ग्रोथ ऑन परचेजिंग पावर वो शेयर नहीं करता है, बट रियल जीडीपी हम लोगों को पता चल ही नहीं रहा है। डॉलर का सिस्टम है, डॉलर खुद ही फेक है, वो गलत तरीके से उसका यूज़ हो रहा है, गलत मायने में उसको
इलास्टिसिटी ऑफ मनी का ना यूज़ कर रहे हैं वो लोग, जितना गंदा कर सकें अपने बेनिफिट में दूसरों को यूटिलाइज कर रहा है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है, अब इस सिस्टम में भी अगर आप सोचें कि कौन सी इकोनॉमी जो है वो जीडीपी परचेजिंग पावर पैरिटी पे सबसे ज़्यादा ग्रो कर रही है, तो आप देखेंगे ना जिस कंट्री का डॉलर सरप्लस एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी ज़्यादा है, ये मैंने पिछले वीडियोज़ में भी बताया, उसका चांस है कि जो नॉमिनल ग्रोथ है उससे भी कुछ अच्छा उसका परचेजिंग पावर ग्रोथ हो रहा है। जो नॉमिनल ग्रोथ वो क्लेम कर रही है, मतलब जीडीपी प्लस इन्फ्लेशन होता है नॉमिनल ग्रोथ, तो उसको जो क्लेम कर रही है उससे भी कुछ बेटर ही है, क्योंकि वहाँ डॉलर सरप्लस ज़्यादा है, गवर्नमेंट के हाथ में फॉरेक्स बढ़ाने के बाद भी काम करने का पैसा ज़्यादा है, उस कंट्री का करंट अकाउंट बहुत बढ़िया है, और वो जो मार्केट जीडीपी क्लेम कर रहा है उसके रेशियो में उसका डॉलर सरप्लस ज़्यादा है। तो लिक्विडिटी क्राइसिस में देखिए, लिक्विडिटी क्राइसिस क्या है, अब फेड वहाँ अमेरिका का जब सेंट्रल बैंक और गवर्नमेंट दोनों को ही पैसे का ज़रूरत होता है, तो वो लिक्विडिटी क्राइसिस की तरफ ले जाता है अपनी इकोनॉमी को, और दोनों को पैसे का, मार्केट से दोनों पैसा उठाएगा। मान लीजिए मार्केट में पैसा फिक्स है 1000 रुपये, दोनों ने पहले नहीं उठाते थे, 200 उठाते थे, अब 300 उठा लिए, तो मार्केट में 400 रुपये बचा। तो उसमें क्या होता है कि मार्केट से पैसा गायब हो जाता है, और सरकार और सेंट्रल बैंक ही सब टाइटनिंग कर रहा है और सरकार निकाल रहा है ड्यू फॉर इट्स इंटरेस्ट पेमेंट लायबिलिटी। तो उस चक्कर में लिक्विडिटी क्राइसिस की तरफ सिस्टम चला जाता है। तो लिक्विडिटी क्राइसिस आ रहा है अमेरिका में, तो स्टॉक मार्केट से बच के रहना है, क्योंकि हॉट मनी निकलता है लिक्विडिटी क्राइसिस के समय। तो रिसेशन भी आएगा अमेरिका में इस लिक्विडिटी क्राइसिस के कारण, और इन्फ्लेशन तो है ही, इसी कॉम्बिनेशन को स्टैगफ्लेशन कहा जाता है। तो उसको रिसेशन से खुद को बचाएगा, इन्फ्लेशन उस समय नहीं देखेगा, क्योंकि स्टैगफ्लेशन क्या होता है, रिसेशन देखो तो इन्फ्लेशन नहीं देख पाते हो, इन्फ्लेशन देखो तो रिसेशन नहीं देख पाते हो, तो इन्फ्लेशन उसके हाथ से छूटने की संभावना है। इसीलिए जो एसेट इन्फ्लेशन को बहुत अच्छा रिफ्लेक्ट करती है, जो बेस मनी का बहुत बड़ा पार्ट होती थी, गोल्ड एंड सिल्वर जो भी है आपका हार्ड एसेट, तो वो अब फिर से, अब मनी उतना इलास्टिक रह नहीं जाएगा जब इस तरह के सिनारियो चले जाएंगे। तो डी डॉलराइज में देखिए, अभी मैं आपको एक रीसेंट न्यूज़ बता रहा हूँ, जिम रॉजर्स जो है उसने वार्न किया था इंडिया के डेट ज़्यादा है। भाई साहब, मैं इंडिया के डेट ज़्यादा है वो कह रहा है, अमेरिका का जो डेट है, अभी एक एस बालाजी भी हैं, उन्होंने भी बताया, अमेरिका के मैक्रो इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने बताया कि भाई अमेरिका का जो डेट है उसमें अनफंडेड लाइबिलिटी अगर आप जोड़ दें तो 200 ट्रिलियन की तरफ चला गया है, और वो पुराना डेटा था, एक्चुअल में 200 पार हो गया है अनफंडेड लाइबिलिटी जो है। तो और ये जो इनकी लाइबिलिटी है, ये पिछले 5 साल में 100 ट्रिलियन डॉलर बढ़ी है, 5.2 ईयर्स कह लीजिए आप। तो हमारी मीडिया, एक तो इन लोगों को एंटरटेन करती है हमारी मीडिया, भारत का कर्जा कैसे आता है, भारत सरकार सब कर्जा जोड़ के बताती है, ये लोग तो 200 ट्रिलियन, पूरे देश का जो वेल्थ नहीं है उतना इन लोगों का कर्जा है। तो इकोनॉमिक्स में जब आप बिजनेस पढ़िएगा तो स्मॉल बिजनेस से समझाते हैं, ताकि आपको बड़ा बिजनेस समझने में आसानी हो। तो स्मॉल बिजनेस में वो इक्विटी ढूंढते हैं उस कंपनी की। जैसे आपको बोला गया कि आप मेरी कंपनी में निवेश कीजिए, तो आपको क्या पता लगाना होता है, आपको ये पता लगाना होता है, जैसे मैं मान लीजिए चाय बेच रहा हूँ, ठीक है, तो आपको पता लगाना है इसका जो टोटल इसका डेट और एसेट जो है ना, उसको आपको पूरा सोचना पड़ेगा, और इक्विटी आपको निकालना पड़ेगा। तो इक्विटी इन लोग का निगेटिव है अमेरिका का, ठीक है, टोटल एसेट से ज़्यादा अमेरिकन गवर्नमेंट की लायबिलिटी है, अमेरिका के सभी हाउस होल्ड, सारे कॉरपोरेट, सबके एसेट से ज़्यादा अमेरिका के गवर्नमेंट की लायबिलिटी। तो और अमेरिका गवर्नमेंट, उसमें बालाजी ने बताया कि अमेरिका गवर्नमेंट इमरजेंसी में वो सारे एसेट आपके ओन करती है, बट ये लोग डायरेक्टली उस पर अटैक नहीं कर रहे हैं, लेकिन वाया केन्जियन, तो प्रिंटिंग का जो कॉन्सेप्ट है उसके थ्रू आपका जो खजाना है उसको पतला कर रहा है। तो कंट्री, कौन सी कंट्री इस सिस्टम में, अभी का जो सिस्टम है इसमें देखिए आप, कौन सी कंट्री ज़्यादा पेन में है, तो अमेरिका अभी तक दिखा कि कुछ किसी पेन में नहीं है, उसका करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत हद से ज़्यादा खराब है, कर्जा दुनिया भर का है। पाकिस्तान का क्या कर्जा है, पाकिस्तान पे लोग हल्ला करते हैं पाकिस्तान कर्जे में डूब रहा है, कर्जे, मतलब अमेरिका ने तो मजाक बना दिया है, वो सबके पैसे लेकर के वो मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जीवन जीने की कोशिश कर रहा है, और इसको मीडिया नहीं बता रही। मीडिया को भारत का अगर सबसे बड़ा प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन डी डॉलराइजेशन है, तो मीडिया अच्छी कब है, जब वो अपना 20% टाइम डी डॉलराइजेशन को एज ए सब्जेक्ट दे। लेकिन मीडिया पाकिस्तान और चाइना से उसको फुर्सत नहीं मिल रहा है, मेन स्ट्रीम मीडिया की मैं बात कर रहा हूँ।
तो अभी आज ही कल की बात है, वो $35 ट्रिलियन उसका नेशनल डेट क्रॉस किया यूएस का। $100 ट्रिलियन मैंने आपको बताया, उसने अनफंडेड लाइबिलिटी में $100 ट्रिलियन जोड़ दिए हैं 5.2 ईयर्स में, ठीक है। और अगले 3 साल में, जो 5 साल में हुआ है पिछले, वो अगले 3 साल में होगा, फिर 3 साल में वो $100 ट्रिलियन जोड़ देगा। तो 2027 विल बी टाइम जहाँ पे ये लोग उस समय भी अगर गंदगी के साथ काम करेंगे, मीडिया वाले, देखने वाली बात होगी। उस समय अमेरिका बहुत ही मतलब लेवरेज होगा डेट के मामले में, तो उस समय तक तो रीसेट हो ही जाना चाहिए। चलिए, बैड गेम आप देखिए यूएस का जो है, यूएस ही कर कैसे रहा है। यूएस क्या कर रहा है, जिन कंट्रीज़ को उसको सुपर पावर नहीं बनने देना है, डॉलर का सिस्टम क्रिएट कर दिया उसने। मोस्ट ट्रेडेड करेंसी है डॉलर, मोस्ट ट्रेडेड है तो मोस्ट सेविंग भी है, तो डॉलर का डिमांड क्रिएट हो गया है सिस्टम में। अब यहाँ से उसने क्या किया है, पहले से ही करता रहा है कि वो इस सिस्टम में जिसको आपके जो सुपर पावर बन सकता है उसको पॉजिटिव स्वैप लाइन नहीं देता है। मतलब वो कभी मांगता है डॉलर तो आसानी से नहीं देता है, और जिससे जापान मंगा, उसके फ्रेंड्स ने मांग लिया G7 कंट्रीज ने, तो उनको दे करके 1% एक्स्ट्रा पे दे दिया और बात हो गया। लेकिन इंडिया के साथ डील नहीं करेगा, रसिया के साथ नहीं करेगा, चाइना के साथ नहीं, क्योंकि ये लोग पोटेंशियल सुपर पावर है। तो एक खतरनाक सिस्टम हो गया। अब इसमें मैं अंकित शाह जी को क्रेडिट देना चाहूँगा। अंकित शाह जी को मैं यूट्यूब पे सुन रहा था। पहले मैं सोचता था कि ये जो जब भारत करेंट अकाउंट सरप्लस में, जब जैसे चाइना 2005 से 7 के पीरियड में गया था, तो उसने $1 ट्रिलियन फॉरेक्स अपना बढ़ा लिया था। तो मुझे लगा था भारत भी ऐसे सिस्टम में जाएगा तो $1 ट्रिलियन बढ़ा करके रिलैक्स हो जाएगा। बट भारत ने फॉरेक्स को वहाँ रखा है जहाँ उसको होना चाहिए, जितने में उसका काम हो जाएगा, और मैक्सिमम अटैक कर रहा है डॉलर के ऊपर। आज दुनिया में सबसे ज़्यादा जो कंट्री डॉलर के ऊपर अटैक कर रही है, बायलैटरल ट्रेड कर रही है, कोशिश कर मल्टीलैटरल ट्रेड का पार्ट ना बने। तो ये कॉन्सेप्ट जो है ना, ये मुझे अंकित शाह जी से ही थोड़ी सी आइडिया लगी। उन्होंने बोला कि मोस्ट ट्रेडेड जो होता है वो मोस्ट सेविंग भी होता है। तो झूठ मूठ का डॉलर आ रहा है तो उसको डॉलर में ही आप सेव कर लेंगे, तो उसी करेंसी का स्ट्रेंथ बढ़ा रहा है। तो इंडिया का ये कदम बहुत अच्छा है। और चाइना के केस में देखिए, चाइना ने $3 ट्रिलियन इकट्ठा किया, 30 साल तक मेहनत करके, सब ज़मीन निकाल के सामान बना के दिया, और उसने कोविड के टाइम पे $12 ट्रिलियन प्रिंट कर दिया। तो चाइना का मजाक बन गया। अब देखिए, इंडिपेंडेंट कंट्री अदर दैन ऐसे सिस्टम में कौन होता है जिसका करंट अकाउंट बढ़िया हो, जिसका डेट जो है कम हो, फॉरेन वाला, एक्सटर्नल वाला, और जिसका फॉरेक्स रिजर्व बढ़िया हो। बाकी किसी चीज़ से मतलब ही नहीं है, इंटरनल डेट कितना भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और वैसे इंडिया बहुत अच्छी है, इंटरनल डेट और फिस्कल डेफिसिट का भी टारगेट 4.9 रखी हैं निर्मला मैडम, और वो जो रखती हैं उससे बेटर कर जाती हैं। हर बार ऐसा देखने को मिला। एकमात्र फाइनेंस मिनिस्टर हैं जो अपने टारगेट को बीट करके, और लोग फिर भी उनको भला बुरा कहते हैं। सी इज़ द बेस्ट अभी तक का परफॉर्मेंस है। तो अब देखिए, ट्रेड डॉलर में इंडिया कम कर रही है, तो डॉलर कम करना पड़ेगा। तो वो मोस्ट ट्रेडेड का जो उसका जो दर्जा है ना, वो कमज़ोर होगा, ठीक है। और रुपये को इंडिया बढ़ा रही है। रशिया तो एक बढ़िया विकल्प मिल गया है, वो तो इन लोगों से दुश्मन है, तो और वहाँ पे हमारा ट्रेड डेफिसिट होने के बावजूद वो हमारा सामान रुपये रूबल में कर ले रहा है। तो बहुत ही बढ़िया वहाँ पे एक सिस्टम बैठ गया। अब देखिए, हम लोग को इसमें खाली जिस कंट्री का हाई करंट अकाउंट सरप्लस रहा है पास्ट में, जैसे चाइना, जापान हो गया, तो उन लोग से थोड़ा बच के रहना है, क्योंकि उस सरप्लस को ये लोग यूएस और अदर देन बेल्ट एंड रोड, चाइना ने यूएस और यूरोप के किसी एसेट में लगा रखा है। तो और वो कोलैप्स करेगा तो चाइना उसको वहाँ से डिज़ोल्व करेगी। एक न्यूज़ थी पीछे बैक कोविड के टाइम पे कि चाइना यूएस का एक एसेट नहीं, चाइना का जो बैंक है वो HDFC में शेयर खरीद रहा था। तो वो सेम चीज़ है, वो स्वैप करेगा, जो गंदा एसेट है उसको छोड़ेगा और इधर सस्ता वाला खरीद के, तो उसको वहाँ पे रोकना है। आप आइए तो FDI के साथ आइए, नहीं तो मत आइए। अमेरिका भी बहुत हड़बड़ाहट में। अभी बांग्लादेश की जो शेख हसीना जी हैं, वहाँ प्रीमियर जो है, उन्होंने बोला कि भाई ये कोई कंट्री हम लोग के अगेंस्ट साजिश रच रही है, यहाँ बीच में बैठना चाहती है, जगह बनाना चाहती है। तो और उसके जस्ट बाद अभी बांग्लादेश में दुनिया भर का जो प्रॉब्लम चल रहा है, तो इन लोग एक्सपोज हो जा रहे हैं। पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अब तो इन लोग हड़बड़ी में है, ये तो दिख रहा है कुछ होने वाला है। अब सबसे ज़रूरी चीज़, के सुब्रमण्यम सर हमारे पूर्व चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र थे, उनका इंटरव्यू हुआ था। उनका किताब आने वाला है, मैं किताब पढ़ के भी एक वीडियो बनाऊंगा, उस किताब में उन्होंने लिखा क्या है। बट उनका इंटरव्यू से उन्होंने बताया है
कि कैसे भारत, उन्होंने डी डॉलराइजेशन को साइड रखा है। करंट सिस्टम में कैसे भारत वेल प्लेस्ड है 2047 तक $55 ट्रिलियन और वर्ल्ड की नंबर 1 इकोनॉमी बन जाएगा 2047 का बात कर, क्योंकि बहुत लोग बहुत बदमाशी कर रहे हैं सिस्टम में। वर्ल्ड बैंक 100 साल के बाद बोल रहा है 1/4 ऑफ यूएस जीडीपी होगा, गोल्डमैन सच बोल रहा था 2075 होगा, सब बहुत तरह। अर्न्स्ट एंड यंग जो है उसके जो प्रेडिक्शन थे और इनके जो प्रेडिक्शन है, इन्होंने उस इंटरव्यू को आप देखिएगा, सुब्रमण्यम साहब का जो इंटरव्यू है डेविड लिन के साथ जो हुआ है उसको आप देखिए। उसमें डेविड लिन को इन्होंने बताया है कि 8% रियल ग्रोथ रहेगा भारत का, 5% इन्फ्लेशन को लिया है इन्होंने, और 1% से ले रहे हैं कि रुपी डेप्रिशिएट करेगा, जो कि मैं नहीं मानता। तो इस तीनों को जोड़ रहे हैं तो 12% आ रहा है। और बाय रूल ऑफ 72 2023 से 2047 का जो पीरियड है, बाय रूल ऑफ 72 हर 6 साल में इंडिया को डबल कर रहे हैं। तो इंडिया 55 ट्रिलियन पे पहुंच रही है। बट इसमें चेंजेस आ सकता है। इसमें मेरे हिसाब से जो अमेरिका की करंट सिचुएशन है, 8% जीडीपी ग्रोथ अगर है और 5% इन्फ्लेशन है, तो ये जो डेप्रिशिएशन है ये 2% एप्रिशिएशन होगा, क्योंकि अमेरिका का फाइनेंशियल स्थिति खराब है। तो इसमें वो विदाउट डी डॉलराइजेशन तो बहुत तेज़ी से आगे आ रहा है, विदाउट डी डॉलराइजेशन की मैं बात कर रहा हूँ तो ये 14% पे जाएगा। तो 5-5 साल में इंडिया डबल होगी। और इनका ही मान लेते हैं, इन्होंने भी काफ़ी इंटेंस स्टडी, पर इन्होंने यूएस को थोड़ा सा वहाँ पे रिलैक्स दिया, क्योंकि माहौल ऐसा बना हुआ है, इन लोगों ने बहुत ज़्यादा नेगेटिव माहौल बना के रखा है। तो धीरे धीरे पॉजिटिव 2047 में वर्ल्ड नंबर 1 इकोनॉमी होगा। और इन्होंने एक ही चीज़ का मतलब उसमें बताया है कि अगर पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस नहीं आया तो ये सब कुछ ईजिली हो जाएगा। और अर्न्स्ट एंड यंग का जो प्रेडिक्शन था 26 ट्रिलियन का 2047 का, उसमें उसने रुपी डेप्रिशिएशन को 3% पर ईयर लिया था। लेकिन सुब्रमण्यम सर ने बताया है कि क्योंकि इन्होंने डेप्रिशिएशन को कम इसलिए लिया है क्योंकि इंडिया का इन्फ्लेशन 2-3% के एवरेज से नीचे आ गया है। तो वही इन्फ्लेशन ज़्यादा रहता है रिलेटिव दूसरे कंट्री में, तो वहाँ का करेंसी ज़्यादा डेप्रिशिएट करता है। बट मेरे हिसाब से अभी अमेरिका में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है और जीडीपी को हाइड कर रहा है इन्फ्लेशन के पीछे। तो यहाँ पे भी देखने वाली चीज़ है कि मेरे हिसाब से इंडियन करेंसी 2-3% से अप्रिशिएट, अगर सेम सिस्टम रह गया कोलैप्स हुए बिना भी, तो 2042 तक इंडिया वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमी बन सकती है। और इन्होंने 2047 की बात की है, इनका भी बहुत प्रॉपर है। तो इनका जब बुक आ जाता है तो मैं वो बुक पढ़ के भी एक दूसरा वीडियो बनाऊंगा, तो उस टाइम पे आप चेक कीजिएगा। अब देखिए मेरा चैनल इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि जितने भी मैंने आपको ऊपर के सारे पॉइंट बताए, ये सब में अगर आपको दिखाई ही नहीं देगा, अभी जो सिस्टम चल रहा है ना, इसको आप परचेजिंग पावर से नहीं देखेंगे ना, तो आपको कुछ दिखाई ही नहीं देगा क्या हुआ, तो समझ में नहीं आएगा। क्योंकि मीडिया इतना गंदा रोल प्ले कर रही है। मीडिया अगर नेशनलिस्ट है तो उसको 20% टाइम डी डॉलराइजेशन की ही बात करनी चाहिए। चलिए, धन्यवाद।